आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम चीफ़ इंजीनियर ऑफिस पीएचई के अंदर हैं और यहाँ पे पिछले 34 दिनों से जो है पीएचई डेली वेजर्स जो हैं वो भूख हड़ताल पे हैं और इनसे हम जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं इनकी और क्या कुछ डेवलपमेंट जो है अभी तक हुई है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 4 इंडिया में। धन्यवाद अरफाज जी। सबसे पहले हम न्यूज़ 4 इंडिया का धन्यवाद करते हैं कि इस अंधी, बहरी और गूंगी सरकार तक डेली वेजर की आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं जिनको ना कुछ दिखाई देता है, ना सुनाई देता है और ना ही इनको कोई ऐसा लगता है कि ये कुर्सियों के ऊपर बैठने के काबिल हैं। तो रवि जी, आज संडे है और संडे के दिन भी आप यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अब क्या आपने प्रण लिया हुआ कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल जो है भूख हड़ताल जारी रहेगी? देखिए, ये तो सच है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगी, लेकिन ये अब भूख हड़ताल ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। शायद हमारी 2-4 दिनों के अंदर एलजी साहब से मुलाकात हो सकती है। भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक एलजी साहब से मुलाकात नहीं होती या वहाँ से कोई रिस्पांस क्या आता है। अगर तो हमारे पॉजिटिव आता है तो हम भूख हड़ताल ख़त्म भी कर सकते हैं और अगर नेगेटिव आता है तो ये जो भूख हड़ताल का ट्रैक है इसको चेंज किया जाएगा, लेकिन हड़ताल ज़रूर होगी क्योंकि अब 26 सालों से हम लोगों ने सब्र किया है। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब अगर सरकार को रखना है तो हमारा हक हमें दे, अगर हमें सरकार ने नहीं रखना है तो हमें हमारा पिछला बकाया वेतन जारी करे और एक आर्डर निकाल दे कि आप लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपना कोई और काम करेंगे। लेकिन अब मुफ्त में सरकार का काम नहीं चल सकता क्योंकि 26 साल से हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी का जो सुनहरी टाइम था वो इस सरकार को डिपार्टमेंट चलाने में दे दिया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? ना टाइमली वेजेस, जो एक मिनिमम वेजेस 225 रुपये पर डे मिलती है वो भी हमें टाइमली नहीं मिलती। 70 महीने का पेंडिंग सैलरी हमारी पड़ी हुई है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे करती हैं कि जम्मू कश्मीर जो है बहुत बड़ी विकास की राह पर जा रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं जिन लोगों का 70 महीने का पेंडिंग सैलरी पड़ी हुई है उस स्टेट में क्या लोगों का विकास होगा और क्या लोग तरक्की कर पाएंगे। रवि जी, बीजेपी को चुना था डेली वेजर्स ने इसी उम्मीद से। बीजेपी ने वादा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो डेली वेजर्स को पक्का करेंगे। क्या अभी भी उम्मीद है कि बीजेपी जो है अपने वादे को पूरा करेगी? देखिए अरफाज जी, ऐसा है, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं हर बार वादे करती हैं। 2008 में हमारे उमर साहब ने वादा किया था कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर बना तो जम्मू कश्मीर के हर परिवार को एक नौकरी दी जाएगी, लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। जब कुर्सी मिल गई तो उन्होंने कुछ उस तौर का नहीं किया, बल्कि 2-2 साल जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ थे उनके 2 साल एज बढ़ा दी। 58 ईयर से रिटायरमेंट एज जो 60 ईयर कर दी। उससे क्या हुआ? डेली वेजर को परमानेंट नहीं किया और नए यूथ का भी जो हक बनता था उनसे भी छीन लिया गया और रिज़ल्ट आपने देखा 2014 में उनको यहाँ से लोगों ने भगा दिया। बीजेपी ने वादा किया कि हम डेली वेजर का मसला हल करेंगे, यूथ को हम नौकरियां देंगे, रोज़गार देंगे और बीजेपी को मौका मिला। बीजेपी को लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में पहली बार उसको पार्टनर बनवाया और जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी की सरकार आई। और आज कहीं ना कहीं लगता है जिस तरीके से आज बीजेपी का रवैया है, आज केंद्र में सरकार इनकी है लेकिन आज इस और बिल्कुल भी जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और अगर इसी तरीके से इनका रवैया रहता है तो मुझे लगता है अगली बार इनके साथ भी यही होने वाला है। रही उम्मीद की बात, बीजेपी के साथ उम्मीद इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि अगर बीजेपी चाहे, कोई मुश्किल काम नहीं है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री जी बीजेपी के हैं, राष्ट्रपति बीजेपी के हैं, एलजी बीजेपी के हैं और अगर ये चाहेंगे तो ये हल हो सकता है और अभी इनके पास मौका है। आज इनको भी देखना चाहिए कि पिछली सरकारों ने, पिछली पार्टियों ने जो धोखेबाजी लोगों के साथ की, जो यूथ के साथ यूथ को इग्नोर किया, चाहे वो डेली वेजर था या अनएम्प्लॉयमेंट यूथ था, उनको इग्नोर करने का नतीजा ये निकला। आज वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज उनकी सारी लीडरशिप जो है आज गलियों में घूम रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। और आज बीजेपी के पास मौका है। अगर बीजेपी इस मौके से चूकती है, अगर ये भी उनकी तरह करते हैं तो आने वाले दिनों में इनके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन मैं कहता हूँ, इनको अपील भी करना चाहता हूँ, बीजेपी की जो लीडरशिप है, आपके पास मौका है। आपने जो वादे किए हैं अभी आपके पास टाइम है, आप अपने वादे पूरा कर सकते हैं। आपके पास सारे सोर्सेज हैं, केंद्र सरकार आपकी पार्टी की है और सब कुछ आपके अंडर है। अगर आप लोग इस मसले को करते हैं तो जैसे पिछले दिनों अरविंद रैना जी कह रहे थे कि हमारा सीएम आएगा तो हम लोग ये इस मसले का हल करेंगे। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर
डेली वेजर का मसला हल हो जाता है, अगर आप डेली वेजर का मसला हल हो जाता है तो आपका सीएम डेफिनेटली बन सकता है। लेकिन अगर आप लोग डेली वेजर को इग्नोर करोगे, क्योंकि ये कोई छोटी संख्या नहीं है, 60,000 डेली वेजर है, और एक परिवार के साथ अगर आप 5 लोग भी लगा के मान के चलोगे तब भी 3 लाख वोट जो डेली वेजर का है, जो इन परिवारों का है, तो ये बहुत बड़ा एक फिगर है। और अगर हमें कोई नौकरी देता है, अगर आज बीजेपी की सरकार हमें नौकरी देती है, तो ये हम ऐसा कभी नहीं होगा कि जिस आदमी को रोजी रोटी मिलेगी, जिसके घर का चूल्हा जलेगा, वो बीजेपी को भूल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये इनके हाथ में है, इनको मौका रहते इस मसले पे कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। रवि जी, क्या उम्मीद कर सकते हैं बीजेपी से? अब डीडीसी इलेक्शंस में जो मैनिफेस्टो में उन्होंने एक वादा किया था कि बीजेपी अगर मतलब जो है मेंबर्स आते हैं जीत के, तो डेली वेजेस को जो है जल्द ही पक्का कर दिया जाएगा। डीडीसी मेंबर जीत भी गए, प्रोटोकॉल भी मिल गया, सिक्योरिटी भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन डेली वेजर वहाँ के वहीं हैं। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर पुराने लोगों की तरह ये भी इसी तरह से रखते हैं, जैसा कि 2014 में भी इन्होंने वादा किया था कि हम लोग करेंगे, और थोड़ा सा इन्होंने कदम उठाया था, ऐसी बात नहीं है। जब पीडीपी बीजेपी की कोलिशन सरकार आई, हमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये है, हम लोगों को लगाया किसने? एनसी, कांग्रेस, पैंथर, पीडीपी, यही 4 लोग सत्ता में रहे। लेकिन जब डेली वेजर को आप लोगों ने स्कीमें बनाई, आप लोगों ने कमीशन खाया, स्कीमें बड़ी बड़ी लगा दी, प्रोजेक्ट बना दिए, डेली वेजर को लगा दिया, काम ले लिया उससे, लेकिन उसका जो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना था या उसको बेजिस प्रॉपर हेड से देनी थी, वो इन पार्टियों ने नहीं दी, जिसके कारण हमारा आज तक शोषण हो रहा है। अगर हमें वेजेस फाइनेंस डिपार्टमेंट से दी होती, अगर हमें प्रॉपर प्रोसीजर के तहत लगाया होता, तो आज हमें बीजेपी के पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आज हमें बीजेपी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम कोर्ट में भी जा सकते थे। लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ इतना शोषण किया, इतना धोखे में रखा, किसी को 500 पे लगा दिया, किसी को 900 पे लगा दिया, हाँ जी आपकी नौकरी लग गई। और जो वर्कर नया डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वो तो इस बारे में जानता नहीं है, वो सोचता है कि 7 साल के बाद मेरा परमानेंट ऑर्डर हो जाएगा, जैसा मैं भी यही सोच के आया था। लेकिन 7 साल के बजाय आज मुझे 24 साल मेरी सर्विस हो गई। लेकिन अगर इन लोगों ने उसी वक्त अप्रूवल लिया होता, अगर स्कीम बनती है, तो इनको, ये जो लोग अफसर प्रोजेक्ट बनाते हैं, इनको इतना भी तो पता होता है कि प्रोजेक्ट अगर बना है, अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बना है, उस प्रोजेक्ट को कौन चलाएगा? अगर कहीं ट्यूबवेल निकाला है, पंपिंग स्टेशन लगाया, तो पंपिंग कराएगा कौन? डेली वेजर करेगा। और अगर उसके लिए मैन पावर का प्रोविज़न इन लोगों ने उन स्कीमों के अंदर रखा होता, आज हमारी ये हालत नहीं होती। इन लोगों ने शोषण किया, आज बीजेपी के पास मौका है। बीजेपी ने भी बार बार वादा कर रही है, और आज हमारे पिछले दिनों ये अरविंदर रैना जी भी आए थे, मेरी अभी उनसे बात भी हुई है कि एलजी साहब का शायद 1-2 दिन में उनका टाइम मिल जाएगा। रैना साहब की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं हमारे लिए, और हम कहते हैं कि प्रयास नहीं चाहिए, रिज़ल्ट आएगा तो हम बीजेपी के पक्ष में खड़े होंगे, ज़रूर खड़े होंगे। लेकिन अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर हम किसी पे इतनी आंखें बंद करके भरोसा भी नहीं कर सकते, वो चाहे पॉलिटिकल कोई भी हो। इसलिए इनके हाथ में मौका है, अब इनके पाले में गेंद है, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। जिस तरीके से ये हमारे साथ चलेंगे, उसी तरीके से हम इनके साथ चलेंगे। बीजेपी वाले भी तो डेली वेजर्स को, बड़े बड़े जो नेता हैं बीजेपी के, वो जो डेली वेजर्स को कहते हैं कि पाप का घंटा हमारे गले में बांध दिया है। कोई कहता है कि ये 70 साल का कैंसर है डेली वेजर्स जो हमारे खाते में पड़ गया। कोई कहता है कि ये दहेज में मिले हैं हमें। जब इलेक्शंस थे तब वादा किया था कि आप हमें वोट दें, हम आपको रेगुलाइज करेंगे, आपके लिए पॉलिसी फ्रेम करेंगे। तभी तो उन लोगों को साइड किया लोगों ने कि बीजेपी से उम्मीद थी कि हमें जो है रेगुलाइज किया जाएगा, लेकिन फिर भी आश्वासन पे आश्वासन ही तो मिल रहे हैं ना। देखिए, जो ये कहते हैं कि पाप की घंटी है हमारे गले में बांधी जा रही है, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई पाप की घंटी नहीं है। आप पाप की घंटी कह के इन लोगों को पाप की घंटी आप कहते हो, तो इससे आप ये साबित होता है कि आप लोग ज़मीनी स्तर से बहुत दूर हो। पहले आप लोग अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ें। आप लोगों ने कमिटमेंट की थी, आपने इलेक्शनों की रैलियों में कहा था, आपके प्रधानमंत्री जी ने स्टेडियम के अंदर ललकार रैली में कहा था, हमारी सरकार आएगी तो हम डेली वेजर को पक्का करेंगे। अगर आपको पाप की घंटी लगते थे तो उस वक्त आपने इनका नाम क्यों लिया, इन लोगों का वोट क्यों लिया? और जो दहेज की बात करते हैं, तो मैं उनके लिए एक मैसेज आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ कि सर, आप 2012 के थोड़ी सी हिस्ट्री याद कर लें। यही ग्राउंड है, ये नीचे ग्राउंड है, यहाँ पे ये भी लोग यहाँ पे आके हमारे साथ धरने पे बैठे हुए हैं। आज इनको दहेज की बात करते हैं, तो दहेज आपने मांगा तभी आपको दहेज मिला। अगर आप लोग दहेज 2014 में दहेज ना मांगते, आप ना कहते कि डेली वेजर का हम रेगुलाइजेशन करेंगे, उस वक्त आप लोग हमारे धरने में ना आते, ना हमसे वोट मांगते, तो हम आज आपको नहीं कहते। लेकिन आप लोगों ने उस वक्त हमारे साथ वादे किए थे। अगर नहीं किए हैं तो हमारे साथ आज डिबेट में आके बैठे ना, हमारे साथ बैठें,
बात करें, फिर हम जवाब देते हैं इनको। अगर आप लोगों ने दहेज मांगा है तो तभी दहेज आपको मिला है, और अगर अगर आप लोग ये दहेज संभाल नहीं सकते थे, आपको मांगना नहीं चाहिए था। तो इसलिए मैं इनसे भी कहता हूँ थोड़ा अपना बयानबाजी थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि आपकी बयानबाजी आपके लिए ही मजाक का कारण बनती है। इसलिए जब भी बोलते हैं पहले अपनी हिस्ट्री, अपने पिछले जो आपने किया है उसको याद करें, उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट जारी करें। रवि सर, लास्ट पे मैं जानना चाहूँगा आपकी मुख्य मांगें क्या हैं, और किन किन परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है आपके जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस कम तनख्वाह में, इस महंगाई के ज़माने में? देखिए, हमारी तो सबसे बड़ी जो डिमांड है रेगुलाइजेशन है, जो पिछले 26 साल से हमारा कानून अधिकार बनता है। हम चाहते हैं रेगुलाइजेशन हो, जैसा 11 नवंबर को एलजी साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट किया था कि हम 61,000 को वन टाइम नहीं करेंगे, लेकिन हम फेज़ मैनर में करेंगे। हमने उसको भी एग्री किया कि आप फेज़ मैनर में करिए। जो लोग रिटायरमेंट की एज पे खड़े हैं, जिनका 1-2 साल बचा हुआ है, कम से कम उनको कुछ ना कुछ जाते समय मिले। दूसरी हमारी पेंडिंग सैलरी की डिमांड है कि जो 17 महीने की पेंडिंग सैलरी है, जो हमें हर महीने मिलनी चाहिए थी, वो भी पेंडिंग पड़ी है, वो हमारी सैलरी जो है हमें मिलनी चाहिए। तीसरी डिमांड है जो यूटी बनने के साथ यहाँ पे मिनिमम वेज एक्ट एज़ पर यूटी लागू होना चाहिए था। भाई, अगर आपके पास यूटी के रेट देने के लिए आपके पास सिस्टम नहीं था तो आपने यूटी बनाई क्यों? आप स्टेट ही रहने देते। अब वो मिनिमम वेज रेट जो बाकी यूटियों में है, तो वो हमारा राइट बनता है, वो यूटी का रेट हमें मिलना चाहिए। रही परेशानियों की बात, तो अरफात जी मैं आपको क्या बताऊं कि परेशानियां हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। कई हमारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। 90% हमारे लोग डेली वेजर ऐसे हैं जिनके पास बच्चों की स्कूल देने के लिए फ़ीस नहीं है, उनको बुक्स नहीं लेके दे सकते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उधार लेके, किराया लेके ड्यूटियों पे आते हैं। पिछले दौर में भी देखा आपने, कोविड के दौरान कई बार आपने मेरे इंटरव्यू भी किए। कोविड के दौरान आपने देखा होगा, आपके एरिया में भी जहाँ भी आपने देखा होगा, आपको डेली वेजर ही काम करता हुआ मिला होगा। परमानेंट जो लोग थे, चाहे वो 4th क्लास थे या अफसर थे या जेई इंजीनियर, कोई भी था, वो लोग अपने घरों में बैठे रहे पूरे कोविड के दौरान 3 महीने। लेकिन हमारा डेली वेजर दिन रात काम करता रहा, लेकिन उसे डेली वेजर को यहाँ तक कि सैनिटाइज़र तक नहीं मिला, मास्क तक नहीं मिला। 50 लाख रुपये सरकार की तरफ से आया, उसका भी घोटाला हो गया, कहाँ गया कोई पता नहीं। और डेली वेजर के लिए सरकार की तरफ से कोई भी ध्यान जो है नहीं दिया गया। परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि बता नहीं सकते। हमारे, आपने कई बार कवरेज की है, बहुत सारे साथी परेशान होके सुसाइड कर चुके हैं। मैं अपनी बात करूं, इस बार मुझे पिछले साल का 24,000 रुपया स्कूल में अभी बच्चों की फ़ीस देनी है। मैं वो पिछले साल वाली भी क्लियर नहीं कर पाया हूं। इस साल आगे दोबारा एडमिशन आ रही है, अभी नई बुक्स लेनी है। और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हालांकि मेरे फादर साहब जो रिटायर हुए हैं अभी काफ़ी मदद मेरी कर रहे हैं। घर से खेती बाड़ी का भी थोड़ा सिस्टम है, राशन का थोड़ा बहुत बंदोबस्त वहाँ से हो जाता है। तो मेरी ये पोजीशन है। तो जो लोग जिनके पास खेती बाड़ी नहीं होगा या जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होगा, उनका क्या हालत होगी, ये आप अंदाज़ा खुद आप लगा सकते हैं। रवि जी, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? क्यों नहीं, जब बीजेपी इतने बड़े बड़े फैसले कर सकती है, राम मंदिर बाबरी मस्जिद वाला मसला जो सालों से लटका हुआ था उसको हल करवा सकती है, 370 तोड़ सकती है, 35 तोड़ सकती है, जम्मू कश्मीर को जो स्टेट से यूटी में तब्दील कर सकती है, तो ये डेली वेजर्स का इतना बड़ा इशू है क्या? क्यों नहीं इन लोगों को जो है एक पॉलिसी फ्रेम करके दी जाती है? देखिए अरफात जी, सबसे बड़ी बात ये, इसमें जो कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है, ये अफसरशाही नहीं चाहती है कि ये मसला हल हो। आप अफसर भी तो सेंटर के अंडर ही आते हैं, अफसर कौन सा कोई अलग से काम कर रहे हैं? देखिए अरफात जी, ये पिछले दिनों आपने देखा होगा, यहाँ सत्यपाल मलिक जी थे, गोवा जाके एक गवर्नर साहब बयान दे रहे हैं कि मैंने डेली वेजर का इशू हल करने के लिए बहुत जोर लगाया, लेकिन जो सेक्रेटरी लोग जो जम्मू कश्मीर के बैठे हुए हैं, ये डेली वेजर का मसला नहीं हल होने दे रहे। उसके बाद मुर्मू साहब आए। मुर्मू जी ने 25 जुलाई 2018 को एक स्टेटमेंट 19 को स्टेटमेंट दी कि मैं डेली वेजर का मसला जो है बहुत जल्दी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और 5 अगस्त को उनको रिज़ाइन करना पड़ा। अभी पिछले दिनों हमारी 48 दिन स्ट्राइक चली, जो 25 सितंबर को शुरू हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 20 अक्टूबर को एक जवाब मांगा गया स्टेट से कि भाई ये डेली वेजर का इशू क्या है, इनको सेटलमेंट करने के लिए कितना फंड्स चाहिए और कितना साल का बजट हमारा एक्सटेंड होगा, ये पूरी डिटेल भेजी जाए। हम कह रहे हैं कि हमारा 60,000 डेली वेजर है, उसमें से बेचारे कुछ रिटायर हो गए हैं, कुछ मर गए हैं।
और आज लगभग 57 या 58 हज़ार के आसपास जो फिगर है। लेकिन जब स्टेट की तरफ से डाटा सेंटर को भेजा गया 1,24,000 का भेजा गया। 1,24,000 का भेजने का मतलब सीधा मतलब है कि जो सरकार कदम उठाना भी चाहती है तो अफसरों की तरफ से एक ऐसी तस्वीर पेश की गई है, जैसा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक बार बोल दिया था पीछे कि डेली वेजर जो बैकडोर एंट्री है। अब जब ये बैकडोर एंट्री की बात वहाँ करते हैं तो सरकार भी देखती है कि शायद पता नहीं क्या इसमें गफला क्या है। भाई आप बैकडोर कैसे कह सकते हो जब लोग लगाए किसने, रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर ये लोग बैकडोर थे 2014 में कैबिनेट सब कमेटी ने अप्रूवल दी हुई है, 60,909 को हरी झंडी दी हुई है कि ये लोग ऑथेंटिक है और गवर्नमेंट ने उस वक्त प्रपोजल बनाया था 3 फेज़ में इनको रेगुलाइज करने का। वो भी तो सरकार थी, वो भी तो अफसर बैठे हुए थे। वही जो अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑथेंटिक कर दिया तो फाइनेंस कमिश्नर तो वही बैठे थे ना। आज उस वक्त के कमिश्नर का लिखा हुआ आज के कमिश्नर कहते हैं कि बैकडोर एंट्री है, ये कैसे हो सकता है? ये सबसे बड़ी समस्या है कि ये लोग करना नहीं चाहते। और इसका कारण क्या है? प्रोजेक्ट कोई भी बनेगा, जल जीवन मिशन आ रहा है, बहुत बड़ा मिशन है, 6,300 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को खाली PHE को दिया गया, क्योंकि वहाँ से प्रोजेक्टों में से पैसा आएगा, हर किसी को कमीशन मिलेगा। डेली वेजर से कमीशन मिलने वाली कोई गुंजाइश नहीं है, जिसलिए डेली वेजर को टोटली इग्नोर किया जा रहा है, इनकी डिमांडों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनको पता है इनसे तो कुछ मिलेगा नहीं, मांग सकते नहीं, मांगेंगे तो हो सकता है खप खाना पड़ जाए, कोई फंस जाएगा। इसलिए मैं जो मुझे दिमाग में आता है, इस कारण खाली डेली वेजर को इग्नोर किया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो जिस तरह से पिछले 34 दिनों से ये लोग जो हैं भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, 34 दिनों से यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और आज संडे है, संडे के दिन भी ये लगातार अपनी हड़ताल को जारी रखे हुए हैं। और सुनवाई के नाम पे अगर कुछ मिल रहा है तो वो सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं और झूठे वादे मिल रहे हैं। उम्मीद थी एक पार्टी से कि वो इनका जो है मसला हल करेगी, लेकिन उसने भी अगर इनको कुछ दिया है सिर्फ झूठे आश्वासन, और मैनिफेस्टो में ये वादे किए हैं कि आपको रेगुलाइज़ किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है जैसे थे उससे भी बुरी कंडीशन है, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है और तनख्वाहें जो हैं वो भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं 70 महीने से। अब आता समय ही बता पाएगा कि किस तरह से इन लोगों का जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है वो फ्रेम होती भी है कि नहीं होती है, या इसी तरह से ये लोग रिटायर भी हो जाते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। It's Sayyed Ummul Baneen from the Glam Closet. मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, बट मेरा पैशन हमेशा से एक ऑल लेडीज स्टोर का था, जो हम रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी का मस्जिद चौक पठिंडी में, जिसके हम वजह से काफ़ी जाने जाते हैं। वो हमारी स्टिचिंग है। हमारी स्टिचिंग काफ़ी सुपीरियर है, और आप एक बार ट्राई करें आके। बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है और प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। हमारे पास हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी हर तरह का ड्रेस मटेरियल, फुटवेयर, हैंडबैग्स, मेकअप, लॉन्जरी, वो सब अवेलेबल है। हमारे पास एक बार विजिट करें, आई एम श्योर आप बहुत खुश होंगे। थैंक यू।